नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं, और उसके बाद में एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, एंटीबॉडी की संरचना कैसी होती है, एंटीबॉडी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। हालांकि ये एंटीजन और एंटीबॉडी का जो टॉपिक है ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात इम्यून सिस्टम का क्या है, पार्ट है। लेकिन आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत इस टॉपिक को जो परिसंचरण तंत्र है उसी के अंतर्गत शामिल करे रखा है। इस कारण हम भी उसी के साथ साथ इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो बात करते हैं सबसे पहले हम एंटीजन के बारे में। हम ये देखेंगे कि जो ये एंटीजन होता है ये क्या होता है। देखो, एंटीजन को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिजन भी कहा जाता है। ये एंटीजन क्या होते हैं? देखो, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं, एकदम सामान्य भाषा में बात करूं, तो एंटीजन होता है ये कोई भी एक ऐसा पदार्थ है जो किसी जीव के शरीर में जाता है, और उसके शरीर में जाने के बाद में उसके शरीर में जो इम्यून रिस्पॉन्स है अर्थात प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी है, उसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और जब वो इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है तो उसके विरुद्ध में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। किसके विरुद्ध में? उस एंटीजन के विरुद्ध में, उस पदार्थ के विरुद्ध में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। वही पदार्थ आपका क्या कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि एंटीजन क्या होता है, शरीर के बाहर का कोई भी पदार्थ जो क्या करता है, किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करता है। किसी भी जीव के शरीर में क्या करता है, प्रवेश। और जैसे उस जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो क्या करता है, प्रतिरक्षा को सक्रिय कर देता है। क्या कर देता है, प्रतिरक्षा को सक्रिय कर देता है। सक्रिय कर देता है। और जब प्रतिरक्षा सक्रिय होती है तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा अर्थात इम्यूनिटी होती है उस पदार्थ के विरुद्ध क्या बनती है, एंटीबॉडी। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो ऐसा पदार्थ है, जो पदार्थ है उसी को क्या कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है। सामान्य तौर पर हम एंटीजन के लिए यही बातें करते हैं। हालांकि एंटीजन होते हैं ये हमारे शरीर के खुद के भी होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अगर एकदम जनरल में बात की जाए तो एंटीजन शब्द काम में लिया जाता है शरीर के बाहर के पदार्थों के लिए। अब ये एंटीजन है वो कौन से पदार्थ हो सकते हैं, इनकी रासायनिक प्रकृति क्या है? तो देखो, एंटीजन है वो कोई भी पदार्थ हो सकता है। एंटीजन है ये कोई भी पदार्थ हो सकता है। जैसे कोई रोग कारक है, जैसे कि कोई ना कोई क्या है, रोग कारक। रोग कारक का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई क्या है, बैक्टीरिया। क्या है भाई, बैक्टीरिया। जैसे क्या है, कोई वायरस है। जैसे कोई क्या है, फंगस है। जैसे कोई क्या है, आपका परजीवी है।
तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, आपके एंटीजन हो सकते हैं। इसके अलावा कोई पदार्थ है, पदार्थ का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई धूल का कण है, जैसे धुआं का कण है, जैसे पराग कण है, जैसे कोई भी एलर्जन है, ये सब कुछ कोई भी पदार्थ है वो आपका क्या हो सकता है, एंटीजन हो सकता है। अगर वो शरीर के बाहर का है, शरीर में जाने के बाद में क्या उत्पन्न करवा रहा है, एंटीबॉडी उत्पन्न करवा रहा है, तो उस पदार्थ को क्या कह दिया जाता है, आपका उसी को क्या कह दिया जाता है, एंटीजन कह दिया जाता है। ये एंटीजन होते हैं, ये सामान्य तौर पर एंटीजन होते हैं, ये सामान्य तौर पर या तो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एंटीजन या तो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या फिर हम बात करें ये ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, या फिर ये क्या हो सकते हैं, आपके पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं। कहने का मतलब एंटीजन है वो आपका प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसेकेराइड या अन्य पदार्थ सामान्य तौर पर एंटीजन होते हैं। हालांकि डीएनए और आरएनए होते हैं वो अकेले एंटीजन के रूप में कार्य नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये देखा कि एंटीजन क्या है, हमने ये देखा कि एंटीजन कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं, हमने ये देखा कि रासायनिक दृष्टि से यदि एंटीजन के बारे में बात की जाए तो वो क्या होते हैं। अब देखो ये जो एंटीजन होते हैं इनके प्रकार देखते हैं। एंटीजन के क्या देखते हैं हमें, प्रकार। एंटीजन कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो एक एंटीजन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पूर्ण एंटीजन। एक एंटीजन होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, पूर्ण एंटीजन, कंप्लीट एंटीजन कहा जाता है। कंप्लीट एंटीजन का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में प्रवेश करने के बाद में खुद क्या उत्पन्न करवा सकता है, एंटीबॉडी उत्पन्न करवा सकता है। खुद क्या करवा सकता है, एंटीबॉडी उत्पन्न करवा सकता है। ऐसे एंटीजन को हम बोलते हैं पूर्ण एंटीजन। ऐसे एंटीजन को क्या कहा जाता है, पूर्ण एंटीजन। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई भी पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में जाता है और जाने के बाद में क्या उत्पन्न करवा देता है, एंटीबॉडी उत्पन्न करवा देता है। एंटीबॉडी उत्पन्न करवाता है कौन, खुद स्वयं एंटीबॉडी उत्पन्न करवा सकता है। तो ऐसे को कहा जाता है पूर्ण एंटीजन। एक होता है जिसे बोलते हैं हम अपूर्ण एंटीजन। क्या बोलते हैं, अपूर्ण एंटीजन, या इसे देखो हेप्टेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे पदार्थ होते हैं सामान्य तौर पर जो किसी जीव के शरीर में जाते हैं तो जाने के बाद में स्वयं कोई एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं करवा सकते, अकेले कोई एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अगर इनके साथ कोई दूसरा प्रोटीन का अणु जुड़ जाता है तो फिर क्या उत्पन्न करवा सकते हैं, एंटीबॉडी उत्पन्न करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह हो गया कि ऐसे पदार्थ हैं जो किसी जीव के शरीर में जाते हैं और जीव के शरीर में जाने के बाद में स्वयं अकेले एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं करवा सकते,
लेकिन किसी प्रोटीन के जुड़ने के बाद एंटीबॉडी बनवा सकते हैं, अर्थात एंटीबॉडी उत्पन्न करवा सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? अपूर्ण एंटीजन अर्थात हेप्टेन कहा जाता है। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, जिन्हें हम बोलते हैं स्व एंटीजन। स्व एंटीजन, स्व एंटीजन का मतलब क्या हो गया? सेल्फ एंटीजन इन्हें बोल सकते हैं। ये शरीर के खुद के पदार्थ होते हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे शरीर के ही खुद के अंदर का कोई भी प्रोटीन है, अगर वो किसके रूप में कार्य करने लग जाए? एंटीजन के रूप में कार्य करने लग जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्व एंटीजन, सेल्फ एंटीजन कहा जाता है। मनुष्य का स्वयं के शरीर का कोई प्रोटीन या फिर कोई संरचना होती है जो क्या करवा देती है? कई बार क्या होती है कि वो एंटीजन के रूप में कार्य करने लगे जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्व एंटीजन, सेल्फ एंटीजन कहा जाता है। सामान्य तौर पर हमारा खुद का शरीर होता है, खुद के एंटीजन के खिलाफ कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है। खुद के जो एंटीजन होते हैं, भाई हमारे प्रोटीन तो हमारे खुद के शरीर में भी तो बहुत सारे हैं, हमारे शरीर के अंदर भी ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन हमारा शरीर खुद के जो एंटीजन होते हैं उनके खिलाफ सामान्य तौर पर एंटीबॉडी नहीं बनाता है। हमारा शरीर जानता है कि खुद का क्या है और पराया क्या है। वो अपनी चीज और बाहर की चीज को क्या कर सकता है? पहचान सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो खुद की चीजों को पहचान नहीं पाता है, तो उस समय वो एंटीजन के रूप में कार्य करने लगे जाता है। जैसे एक रोग होता है RA, जिसे हम बोलते हैं रूमेटोइड आर्थराइटिस। क्या कहते हैं? रूमेटोइड आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है। उस कंडीशन में हमारे खुद के जो प्रोटीन होते हैं जोड़ों के अंदर, वही क्या करने लग जाते हैं? एंटीजन के रूप में कार्य करने लगे जाते हैं। इसके अलावा एक और देख लो भाई, जिसे हम बोलते हैं एलो एंटीजन। ये सामान्य रूप से रक्त एंटीजन जो होते हैं, जब हमने ब्लड ग्रुप पढ़े थे उस समय आपको बताया था एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है। ऐसे एंटीजनों को हम क्या कहते हैं? एलो एंटीजन कहते हैं। हालांकि आपको इतना ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं होती है, आप देखना भी चाहो तो बस ये दो चीज देख सकते हो, पूर्ण एंटीजन और अपूर्ण एंटीजन क्या होते हैं। ये हेप्टेन वाला याद रखना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है भाई हेप्टेन क्या है। तो हेप्टेन एक प्रकार के अपूर्ण एंटीजन होते हैं जो खुद अकेले तो एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं करवा सकते हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई दूसरा प्रोटीन जुड़ जाता है तो फिर वो एंटीबॉडी उत्पन्न करवा सकते हैं और उससे रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एंटीजन के बारे में। एंटीजन के बारे में एक शब्द ध्यान रखना भाई, एक शब्द ये ध्यान रखना जिसे कहा जाता है एपिटोप। क्या कहा जाता है भाई? एपिटोप। अभी आपको एक बात बताई है कि एंटीजन होते हैं वो एंटीबॉडी को उत्पन्न भी करवाते हैं और उसके साथ क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं, उसके साथ अभिक्रिया करते हैं, उसके साथ जुड़कर उसके साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। तो एपिटोप क्या होता है? मान लो ये कोई आपका क्या है? एंटीजन है। ये कोई भी पदार्थ है, मान लो क्या है? एंटीजन। और ये है आपकी एंटीबॉडी। ये क्या है भाई? एंटीबॉडी। तो एंटीजन का वह स्थान
एंटीजन का वह स्थान जहां पर आपकी एंटीबॉडी जुड़ती है। ध्यान से सुनना, एंटीजन का वह स्थान जहां पर आपकी एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़ती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? एपिटोप कहा जाता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है? एपिटोप कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि एपिटोप क्या है। तो इस प्रकार से ये हमने किसको कंप्लीट कर लिया है? एंटीजन को कंप्लीट कर लिया है। भाई एंटीजन क्या होते हैं, रासायनिक दृष्टि से कैसे होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से पदार्थ एंटीजन हो सकते हैं, उनके प्रकार कौन से होते हैं, और इसके अलावा एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, वो याद रखनी है कि ये एपिटोप क्या होता है। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? एंटीबॉडी के ऊपर। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? एंटीबॉडी। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी को ही देखो हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी। क्या कहा जाता है भाई? प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हिंदी का शब्द भी, कई बार हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाओ तो आपको हिंदी का शब्द एक बार दिमाग में रखना है। हालांकि ज्यादातर इंग्लिश के वर्ड को ही आपको क्या मानना है? सही मानना है। अब देखो ये एंटीबॉडी क्या है। देखो अभी आपको बात बताई थी कि एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के खिलाफ बनती है। एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के खिलाफ बनती है। एंटीजन तो बाहर का पदार्थ होता है, लेकिन ये एंटीबॉडी उस जीव के शरीर के अंदर, उस व्यक्ति के शरीर के अंदर बनती है। इसका मतलब है एंटीबॉडी एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीजन के खिलाफ उस व्यक्ति के शरीर के अंदर बनती है, और बनने के बाद में उस एंटीजन के साथ जुड़कर उस एंटीजन को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंटीबॉडी है वो एक ऐसा पदार्थ है, या आप ऐसे बोल दो एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो किसके खिलाफ बनता है? एंटीजन के खिलाफ बनता है। उसके खिलाफ बनता है, उससे अभिक्रिया करता है, उससे अभिक्रिया कर उसे नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी कहा जाता है। ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये हमारे शरीर में कहां बनते हैं? सामान्य तौर पर ये एंटीबॉडी होते हैं हमारा जो प्लाज्मा होता है, जो हमारा रक्त है, रक्त के कहां पर बनता है? प्लाज्मा में बनता है। तो कहां बनता है भाई? ध्यान से सुनना। सामान्यतः रक्त के कहां बनता है? प्लाज्मा या सीरम बोल दो भाई। हालांकि मैंने प्लाज्मा और सीरम में अंतर बता रखा है। प्लाज्मा है रक्त का ऐसा तरल भाग है जिसके अंदर आपके जो स्कंदन कारक होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, वो पाए जाते हैं। जबकि सीरम होता है उसके अंदर आपके क्लोटिंग फैक्टर नहीं पाए जाते। कहने का मतलब बिना जमे हुए रक्त, बिना स्कंदन हुए रक्त के ऊपर जो तरल भाग आता है पीले रंग का, उसे प्लाज्मा कहते हैं। और अगर रक्त जम गया और जमने से, क्योंकि इसके स्कंदन कारक जमने में काम में आ गए, उसके ऊपर जो तरल आ रहा है उसे कहा जाता है सीरम। तो सामान्य रूप से जो ये एंटीबॉडी होती है ये रक्त के कहां पर पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है या सीरम में पाई जाती है। इसके अलावा और कहां होती हैं? तो और याद रखना, उत्तक द्रव्य में भी पाई जाती है। किसमें पाई जा सकती है?
उत्तक दर, जो आपको कोशिकाओं के बीच का स्थान होता है ना, वहां पर भी ये पाई जाती है, अर्थात इंट्रासेल्यूलर स्पेस में भी पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ज्यादा चीज आपको याद रखनी है कि आपकी एंटीबॉडी कहां पाई जाती है, प्लाज्मा या सीरम में पाई जाती है। अब देखो, जो ये एंटीबॉडी होती है, अगर उनको रासायनिक रूप से देखें, एंटीबॉडी है उसको रासायनिक रूप से देखें तो ये वास्तव में क्या होती हैं, प्रोटीन ही होती हैं। क्या होती हैं भाई, प्रोटीन। तो रासायनिक रूप से क्या होते हैं ये, रासायनिक रूप से क्या है ये, प्रोटीन। और यहां पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो एंटीबॉडी बनाने में काम में आता है, उसे कहा जाता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन कहा जाता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहा जाता है। और ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है हमारी किस में काम में आ रहा है, इम्यूनिटी में काम में आता है। किस में काम में आता है, इम्यूनिटी अर्थात प्रतिरक्षा में काम में आता है। इस कारण याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा जाता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन के लिए देखो शॉर्ट शब्द क्या काम में लिया जाता है, इम्यूनो के लिए ले लिया हमने आई, और ग्लोब्यूलिन के लिए हमने एक शब्द काम में ले लिया जी। कौन सा शब्द काम में ले लिया, जी। इस कारण इम्यूनोग्लोब्यूलिन को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, आईजी। क्या कहा जाता है, आईजी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती हैं, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसका अल्फा प्रकार भी होता है, इसका आपका क्या होता है, म्यू प्रकार भी होता है, इसका डेल्टा प्रकार भी होता है, इसका आपका एप्सिलॉन प्रकार भी होता है। तो अलग अलग प्रकार होते हैं। लेकिन एकदम जनरल अगर बात की जाए तो यहां पर कौन सा ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, आपका गामा ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। कौन सा ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, गामा ग्लोब्यूलिन। तो आपकी जो एंटीबॉडी बनी होती है ये आपके प्लाज्मा या सीरम में होती है। सामान्य तौर पर यह रासायनिक रूप से प्रोटीन की होती है। कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। और यह ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है अलग अलग प्रकार का होता है। सामान्य तौर पर कौन सा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और यह ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्योंकि हमारी प्रतिरक्षा में काम में आ रहा है, इस कारण इसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा जाता है। और शॉर्ट में इसी के लिए एक शब्द लिखा जाता है आईजी। कौन सा शब्द लिखा जाता है, आईजी। अब इसके बाद में आपको और क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर हम देखें तो भाई हम बात कर रहे हैं कि कहां पर पाई जाती हैं, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में है, प्लाज्मा में तो और भी प्रोटीन पाई जाती हैं। यदि आपने हमारे प्लाज्मा वाले टॉपिक को देखा है तो आपको पता होगा कि प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, उसमें आपकी एल्बुमिन भी होती है, ग्लोब्यूलिन भी होती है, आपकी फिब्रिनोजन भी होती है, अन्य प्रोटीन भी होती हैं। तो ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, जो आपकी एंटीबॉडी बनाती है, जो आपकी प्रतिरक्षा में काम में आती है, ये लगभग प्लाज्मा प्रोटीन का कितना हिस्सा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का 20 से लेकर 25% हिस्सा आपकी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ही होती है। 20 से 25% हिस्सा कौन सा होता है, आपका इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये एंटीबॉडी बनाने वाली। तो इस प्रकार से ये एकदम एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, किसका, एंटीबॉडी का। अब इसके बाद में देखते हैं एंटीबॉडी की संरचना। क्या देखते हैं भाई, एंटीबॉडी की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ए एंटीबॉडी। अगर मैं
एंटीबॉडी की संरचना के बारे में बात करूं, हालांकि ये एंटीबॉडी की संरचना एक विशेष टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे बनाए जा सकते हैं और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही ज्यादा फोकस करना है। इस कारण संरचना को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहां से कौन कौन से प्रश्न बने सकते हैं। अगर मैं आपको एंटीबॉडी की संरचना का चित्र दिखाऊं तो यह आपकी एंटीबॉडी की संरचना का क्या है, चित्र है। इस चित्र को ध्यान से देख लो भाई, इस चित्र को ध्यान से देख लो। यह आपकी क्या है, एंटीबॉडी की संरचना। अब अगर ये देखने के बाद में आपको कौन से अक्षर के जैसा दिख रहा है, यह आपको अंग्रेजी वर्णमाला के वाई अक्षर के समान दिख रहा है। कौन से अक्षर के समान, वाई अक्षर के समान दिख रहा है। इसके अंतर्गत आपकी क्या होती हैं, 4 आपकी पॉलीपेप्टाइड की चेन पाई जाती हैं। भाई प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से ही तो बना होता है। प्रोटीन वास्तव में क्या है, पॉलीपेप्टाइड ही तो है। तो इस कारण एंटीबॉडी की संरचना में कितनी चेन होती हैं, 4 चेन पाई जाती हैं। और जो ये 4 चेन होती हैं इनमें से 2 तो होती हैं छोटी और 2 होती हैं बड़ी। अगर आपको यहां पर दिख नहीं रहा है तो मैं इसका डायग्राम खुद भी बना सकता हूं भाई, आपको बनाकर दिखाते हैं। देखो हमारी जो एंटीबॉडी है उसकी संरचना यदि हम देखें तो इसमें टोटल कितनी चेन पाई जाती हैं, 4 चेन पाई जाती हैं। और ये चेन होती हैं, ये किसकी बनी होती हैं, ये आपकी बनी होती हैं पॉलीपेप्टाइड की, जिसमें से ये 2 चेन तो आपको यहां पर बना दी, ये पहली चेन और ये दूसरी चेन। इसके बाद में 2 चेन होती हैं, वो होती हैं छोटी। 2 चेन कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। 2 बड़ी हैं और 2 छोटी हैं। देखो ये चेन आपकी आकार में क्या है, ये चेन आपकी 2 चेन है जो आकार में क्या है, बड़ी। इन चेन को तो कहा जाता है आपकी कौन सी चेन, इन चेन को कहा जाता है एच चेन। कौन सी चेन कहा जाता है, एच। एच का मतलब होता है हेवी, एच का मतलब क्या होता है, हेवी। हेवी का मतलब होता है भारी। तो ये तो होगी 2 भारी चेन और ये होगी आपकी हल्की चेन। हल्की को कहा जाता है एल चेन। क्या कहा जाता है, एल चेन। एल क्यों भाई, एल का मतलब होता है लाइट, एल का मतलब होता है लाइट, मतलब हल्की चेन। इसको तो हम हटा देते हैं। तो ये चेन पता चल गई कितनी है भाई, 4 चेन है। अब जो ये एच चेन है, आपकी कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी है, एमिनो अम्लों से। इस एच चेन के अंदर तो पाए जाते हैं 440 एमिनो अम्ल और इसके अंदर कितने पाए जाते हैं, 220 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। यह भी अगर आप ध्यान रखो तो ध्यान रख लेना। अब ये तो 2 चेन है एच चेन, ये आपस में एक बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, बंध। और ये जो बंध होता है इसे कहा जाता है डाई सल्फाइड बंध। डाई का मतलब हो गया 2 और सल्फाइड का मतलब सल्फर वाला। तो ये कौन सा बंध है, डाई सल्फाइड बंध। ये एल चेन है वो भी एच चेन से जुड़ी रहती है और ये भी कौन से बंध के द्वारा जुड़ी रहती है, डाई सल्फाइड बंध के द्वारा ही जुड़ी रहती है। इसी प्रकार से ये एल चेन भी जुड़ी है कौन से बंध के द्वारा, डाई सल्फाइड बंध के द्वारा। अब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा आपका एंटीबॉडी की संरचना है। इस एंटीबॉडी की संरचना है, इसमें प्रत्येक चेन के कितने हिस्से हैं, 2। प्रत्येक चेन का कितना हिस्सा है भाई, 2 हिस्से हैं।
जिसमें यदि आप देखोगे, एक तो है आपका ये वाला हिस्सा, जैसे इस एच चेन के दो हिस्से हो गए, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, इसके भी कितने हिस्से हो गए हैं? दो। इसके भी कितने हिस्से हो गए हैं? दो। इसी प्रकार से एल चेन होती है, इसके भी कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। इसके भी कितने हिस्से होते हैं? दो। तो प्रत्येक चेन होती है दो भागों के अंतर्गत क्या होती है? विभाजित होती है। ये जो दो भाग होते हैं, इसमें से एक भाग को तो कहा जाता है वी भाग। क्या कहा जाता है? वी भाग। वी का मतलब होता है वेरिएबल। वी का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। मतलब यह भाग होता है अलग अलग प्रकार की प्रोटीन में क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग प्रकार की जो भी प्रोटीन है उसमें क्या होता है? अलग अलग होता है। और ये जो दूसरा हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं हमें सी भाग। सी का मतलब होता है कांस्टेंट। सी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब होता है एक समान। ये सभी की सभी जो एंटीबॉडी होती हैं सब में समान पाया जाता है। और इसी प्रकार से यदि हम यहां पर देखें तो ये एल चेन में बता दिया, एच चेन में भी ऐसा ही होता है। ये कौन सा भाग है? वी भाग। और ये कौन सा भाग है आपका? सी भाग है। ये जो किसी भी चेन का वी भाग है, वेरिएबल भाग है, यहां पर आपका क्या जुड़ता है? ध्यान से सुनना। यहां पर क्या जुड़ता है? आपका एंटीजन जुड़ता है। एंटीजन जुड़ता है। एंटीजन ध्यान से सुन लेना, कौन से भाग पर जुड़ता है? वी भाग पर जुड़ता है। और इसी कारण से इस वी भाग को, कौन से भाग को? वी भाग को हम फेब भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फेब। फेब क्यों कहते हैं? एफ का मतलब तो होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, अर्थात वह हिस्सा जहां पर कौन जुड़ता है? आपका एंटीजन जुड़ता है। फ्रैक्शन ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। फेब की फुल फॉर्म क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। तो यह कौन से भाग पर पाया जाता है? आपके वी भाग पर। और सी भाग होता है, उसे कहा जाता है एफ सी। इसे क्या कहा जाता है? एफ सी। एफ सी क्यों कहा जाता है? इसे बोला जाता है फ्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट। यह स्थिर रहने वाला क्या होता है? भाग होता है। तो इस प्रकार से ये एंटीबॉडी है, उसकी क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। इसके अलावा और क्या? देखो, ये जो सी भाग है ना, ये आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के किस सिरे की ओर होता है? COOH सिरे की ओर होता है। और ये वी भाग होता है, ये कौन से समूह की ओर होता है? NH2 समूह की ओर होता है। आप सबको पता होगा कि कोई भी एमाइनो एसिड की चेन होती है, उसके अंतर्गत एक तो होता है आपका NH2 समूह और एक तरफ होता है COOH समूह। ऐसे क्या पाए जाते हैं? आपके सिरे पाए जाते हैं। तो सी भाग की तरफ कौन सा समूह होता है? आपका COOH। और आपके वी भाग की तरफ कौन सा समूह होता है? NH2 समूह पाया जाता है। ये सारी की सारी आपकी किसकी संरचना होती है? एंटीबॉडी की संरचना होती है। इस एंटीबॉडी की संरचना को मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता रहा हूं। पहली बात ध्यान से सुन लेना कि एंटीबॉडी होती है, ये रासायनिक दृष्टि से क्या होती है? प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन होती है वो आपकी ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन क्योंकि इम्यूनिटी में काम में आती है, इस कारण इसे इम्यूनोग्लोबुलिन अर्थात IG कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपकी 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। 2 श्रृंखलाएं होती हैं, ये थोड़ी बड़ी अर्थात लंबी होती हैं और इस कारण इन्हें H श्रृंखला मतलब हेवी श्रृंखला कहते हैं। 2 होती हैं छोटी, जिन्हें हम L श्रृंखला कहते हैं। दोनों H श्रृंखलाएं होती हैं, ये आपस में जुड़ जाती हैं। कौन से बंध के द्वारा? डाई सल्फाइड बंध के द्वारा। L श्रृंखला होती है वो भी H श्रृंखला से जुड़ती है और वो भी कौन से बंध के द्वारा? डाई सल्फाइड बंध के द्वारा।
प्रत्येक श्रृंखला, चारों श्रृंखला हैं, उनके कितने हिस्से होते हैं? दो दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हम बोलते हैं वी भाग अर्थात वेरिएबल, ये हर में क्या होता है? बदलता रहता है अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी में। और एक होता है आपका सी भाग अर्थात कांस्टेंट, और ये सब में समान ही पाया जाता है। आपका एंटीजन होता है वो कौन से हिस्से पर जुड़ता है? आपकी एंटीबॉडी के वी भाग पर जुड़ता है, आपकी उस श्रृंखला के वी भाग पर ही जुड़ता है। इस कारण उसे फेब भी कहा जाता है। उस हिस्से को क्या कहा जाता है? फेब। फेब क्यों कहा जाता है? फेब का मतलब हो गया फ्रैक्शन ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, अर्थात वह हिस्सा जहां पर आपका कौन जुड़ रहा है? एंटीजन जुड़ रहा है। इसके अलावा जो दूसरा बच गया उसे बोलते हैं एफसी। एफसी का मतलब हो गया फ्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट। जहां से ये वाई अक्षर के जैसा दिखता है ना, जहां से ये वाई अक्षर के जैसा दिखता है उसे कहा जाता है हिंज। क्या कहा जाता है? हिंज। हिंज का मतलब होता है यहां से ये फ्लेक्सिबल होता है। ये जो श्रृंखलाएं हैं दोनों तरफ वाली, ये क्या हो सकती है? हिल-डुल सकती हैं। हिंज का मतलब ऐसे होता है कब्जा, जैसे आपका कोई दरवाजा होता है वो खुलता है ना, जैसे आपका मूव कर सकता है, हिल सकता है, वैसे ही इसके कारण से ये दोनों जो सिरे हैं वो हिले सकते हैं। तो ये किसकी संरचना होगी? हमारी एंटीबॉडी की। अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर के समान दिखाई देती हैं? वाई अक्षर के समान दिखाई देती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो यह हमारी एंटीबॉडी की संरचना भी कंप्लीट हो गई है। अब एक शब्द आपको फिर ध्यान रखना है, और उस शब्द का नाम क्या है भाई? ध्यान से देखो, उसे कहा जाता है पेराटोप। क्या कहा जाता है? पेराटोप। अभी आपने एक शब्द सुना था एपिटोप। एपिटोप में मैंने क्या बताया था कि एंटीजन का वह स्थान जहां पर आपकी एंटीबॉडी जुड़ती है, उस स्थान को क्या बोला था? एपिटोप। अब उल्टा कर लो, ये देखो, ये एंटीबॉडी है, इसके इस वाली जगह पर क्या जुड़ रहा है आपका? इस वाली जगह पर यह एंटीजन जुड़ रहा है। इस कारण इस स्थान को हम क्या बोलेंगे? पेराटोप। क्या बोलेंगे भाई? पेराटोप। ऐसे ही एक एंटीजन यहां जुड़ा है तो एक यहां पर भी तो जुड़ सकता है। कहां जुड़ सकता है? यहां पर। तो इस प्रकार से एक जो एंटीबॉडी का अणु होता है उसमें कितने पेराटोप पाए जाते हैं? 2। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक एंटीबॉडी के अणु में कितने पेराटोप पाए जाते हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे? एंटीबॉडी का वह स्थान जहां एंटीजन जुड़ता है, जहां पर आपका एंटीजन जुड़ता है, और एक जो अणु होता है किसका? एंटीबॉडी का, उसमें कितने पेराटोप होते हैं? 2। याद रखना है आपको, कितने होते हैं? 2। जबकि मैं एपिटोप की बात करूं, किसकी बात करूं? एपिटोप की। यह किसका स्थान है? एंटीजन का। एंटीजन का वह स्थान जहां एंटीबॉडी जुड़ती है, जहां पर एंटीबॉडी जुड़ती है। एक अणु में कितने स्थान हो सकते हैं? कोई फिक्स नहीं होते हैं। एक एंटीजन में बहुत सारे क्या हो सकते हैं? आपके एपिटोप हो सकते हैं। एक अणु में कितने हो सकते हैं? अनेक हो सकती हैं। कितनी हो सकते? अनेक हो सकते। तो यह हमारी किसकी संरचना हो गई है? एंटीबॉडी की संरचना। अब हम देखने वाले हैं एंटीबॉडी के प्रकार। अब हम क्या देखने वाले हैं? एंटीबॉडी के प्रकार।
चलो देखो भाई, एंटीबॉडी के प्रकार। आपको एक बात बताऊं, एंटीबॉडी के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते। एंटीबॉडी के कितने प्रकार होते हैं? 5। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, हम कैसे याद रखें? तो इनको याद रखने की क्या होती है, एक ट्रिक होती है। इनको याद रखने की क्या है, एक ट्रिक। इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है, और वो याद रखना है GAMED। गेम तो आता ही है आपको, गेम एक शब्द होता है ना, उसी के आगे डी और लगा दो तो हो जाएगा गेम्ड। अब ये आपकी 5 एंटीबॉडी हो गई है। कौन कौन सी? देखो अभी आपको बताया था कि एंटीबॉडी होती हैं, उनके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है जिसका मतलब होता है IG। कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? IG। तो IG तो हर में लगने वाला है, IG का मतलब तो होता है एंटीबॉडी। अब इसका ये कौन सा प्रकार हो गया? G। दूसरा देखें तो ये कौन सा हो गया? IgA। फिर हो गया आपका IgM, फिर हो गया आपका IgE, और फिर हो गया आपका IgD। क्या हो गया भाई? IgD। तो कितने प्रकार की एंटीबॉडी हो गई हैं? 5 प्रकार की। एंटीबॉडी को याद रखने के लिए जो ट्रिक होती है, उसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है, और वो शब्द होता है गेम्ड। GAMED। यहां पर देखो एंटीबॉडी होती है, उसके लिए एक शब्द हमेशा काम में लिया जाता है IG। उसका मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। उसके आगे ये शब्द लगाते जाओ, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ये 5 प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। अब इनके एक एक के बारे में हम देखते हैं। तो देखो पहली जो एंटीबॉडी हम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम IgG। कौन सी एंटीबॉडी देख रहे हैं हमें? IgG। देखो IgG एंटीबॉडी होती है, ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली सबसे अधिक एंटीबॉडी होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो होती है IgG। कौन सी होती है भाई? IgG। तो इसके बारे में क्या लिखोगे? शरीर में सबसे ज्यादा, एक चीज तो इसका ये याद रखना है, लगभग ये होती है हमारे शरीर में जो टोटल एंटीबॉडी होती है ना, उसका 70 से लेकर 80% भाग होती है। कितना भाग होती हैं? 70 से लेकर 80% भाग होती है। इसके अलावा और क्या याद रखना है? ये जो एंटीबॉडी होती है, इसका जीवन काल लगभग सबसे ज्यादा होता है। इसका जीवन काल क्या होता है? सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक जीवन काल, अर्थात ये एंटीबॉडी सबसे ज्यादा समय तक हमारे शरीर में पाई जाती है, उपस्थित रहती है। ये वाली जो एंटीबॉडी है, ये आपकी रक्त में भी पाई जाती है। रक्त का मतलब हो गया प्लाज्मा में, और इसके अलावा आपके उत्तक द्रव्य में भी पाई जाती है। दोनों जगह पर यह पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी और क्या विशेषता है? यह आपकी एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है, एकमात्र एंटीबॉडी जो किसको पार कर सकती है? प्लेसेंटा को पार कर सकती है। प्लेसेंटा का मतलब हो गया अपरा। किसको पार कर सकती है? अपरा प्लेसेंटा को पार कर सकती है। अपरा का मतलब क्या हो गया? जब बच्चा होता है, मां के गर्भ में होता है, तो मां के गर्भ में क्या होता है कि जो उसकी अपरा प्लेसेंटा होती है, तो माता से ये एंटीबॉडी है IgG,
वो कहां जा सकती है? बच्चे के शरीर में जा सकती है। तो अपरा को पार करने वाली एकमात्र जो एंटीबॉडी होती है वो होती है हमारी आईजीजी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस कारण से ये बच्चे को प्राकृतिक रूप से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। कैसी प्रतिरक्षा प्रदान करती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। किसको? बच्चे को। देखो, निष्क्रिय का मतलब यह होता है कि जब एंटीबॉडी है उस जीव के शरीर ने नहीं बनाई है जिसमें काम में आ रही है, तो यह एंटीबॉडी बच्चे ने थोड़ी बनाई है, बनाई तो माता ने है, लेकिन जा किसके शरीर में रही है? बच्चे के शरीर में, और वहां पर काम कर रही है। इसका मतलब यह एंटीबॉडी बच्चे को क्या प्रदान करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है। एक चीज और याद रखनी है इसके बारे में, यह एंटीबॉडी संक्रमण के सबसे बाद में बनती है। संक्रमण के सबसे बाद में, कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन होने के बाद में सबसे पहले यह नहीं बनती है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है वो बनती है आईजीएम। कौन सी एंटीबॉडी बनती है? आईजीएम। सबसे लास्ट में कौन सी बनती है? आईजीजी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के रक्त के अंदर आईजीजी एंटीबॉडी है, इसका मतलब उस व्यक्ति के शरीर में पुराना इंफेक्शन है, क्रोनिक इंफेक्शन को दर्शाती है। सबसे बाद में बनती है और सबसे बाद में ही नष्ट होती है। लेट बनती है और लेट तक उपस्थित रहती है। यह आपको ध्यान रखना है। कौन सी एंटीबॉडी के बारे में? आपकी आईजीजी एंटीबॉडी के बारे में याद रखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो मैंने आपको अलग ही कलर में लिखी है कि यह एकमात्र एंटीबॉडी है जो आपकी प्लेसेंटा को पार कर सकती है और बच्चे को प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। चलो दूसरी एंटीबॉडी देखो। कौन सी? दूसरी, जिसका नाम होता है आईजीए। कौन सी एंटीबॉडी है? आईजीए एंटीबॉडी है। यह एंटीबॉडी जो होती है यह दूसरे नंबर पे होती है। दूसरे नंबर पे मतलब क्या हो गया? सबसे ज्यादा तो कौन सी होती है? आईजीजी। और ये दूसरे नंबर पे होती है। ये लगभग आपकी 10 से 12% होती है। कुल एंटीबॉडी का 10 से 12% कौन सी होती है? आईजीए। ये एंटीबॉडी है, ये आपकी रक्त में भी होती है, कहने का मतलब प्लाज्मा में, और इसके अलावा शरीर के जो भी तरल हैं, शरीर के जो तरल पदार्थ हैं, तरल पदार्थ का मतलब कौन कौन से हो गए? जैसे देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। आपके शरीर में अगर हम बात करें तो जो हमारी लार स्रावित होती है, आपसे पूछ लिया जाए लार में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी आईजीए। दूध में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? माता के दूध में। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, माता के दूध में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो आईजीए। इस दूध को कोलेस्ट्रॉम भी कहा जाता है। माता का जो पहला दूध होता है उसे क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉम। और ये बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे में क्या प्रदान करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इस कारण याद रखना, बच्चे को दूसरा तरीका है जिससे क्या मिल रही है? प्रतिरक्षा मिल रही है। अभी आपको बताया था, एक तो मिलती है प्लेसेंटा से, वो कौन सी मिलती है? आईजीजी। एक हम बता रहे हैं कि दूध से भी मिलती है, यह भी निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, और वो कौन सी है? आईजीए। इसके अलावा हमारे शरीर के और कौन से तरल हैं? जैसे हम बात करें
पसीना, जैसे कौन सा है, पसीना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो आंतों में रस है, आंत्रीय रस, आंत्रीय जो रस होती है पेट के अंदर जो भी सिक्रेशन होता है वो पाया जाता है। तो इन सब के अंदर आपकी कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको IgA एंटीबॉडी के बारे में ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये माता के दूध में पाई जाती है और माता से बच्चे को मिलती है, बच्चे को प्रतिरक्षा मिलती है। ये भी एक प्रकार की क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा ही होती है। तो ये दो हो गई हमारी। तीसरे नंबर पे देखो भाई, वो होती है IgM। IgM देखो, ये IgM होती है, ये आपकी मुख्य रूप से किस में पाई जाती है, मुख्य रूप से रक्त में ही पाई जाती है। और रक्त में कहां, प्लाज्मा में। कहां पाई जाती है भाई, प्लाज्मा में। ये कुल एंटीबॉडी का लगभग देखें तो 5 से कितना प्रतिशत होती है, 7% होती है। टोटल एंटीबॉडी का 5 से 7% होती है। यह सबसे भारी एंटीबॉडी होती है। सबसे भारी एंटीबॉडी जो होती है वो होती है आपकी कौन सी, IgM। ध्यान रखना, ये प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकती है। ये जो एंटीबॉडी है वो 5 इकाइयों से मिलकर बनी होती है। कितनी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, 5। इसी कारण से क्या कहा जाता है, पेंटामर। क्या कहा जाता है, पेंटामर। पेंट का मतलब होता है 5 इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा और क्या चीज ध्यान रखनी है, संक्रमण के बाद में सबसे पहले बनती है। संक्रमण के बाद में सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgM। अभी आपको बताया था सबसे बाद में कौन सी बनती है, IgG। सबसे पहले कौन सी बनती है, IgM। और सबसे पहले ही क्या होती है, नष्ट होती है। सबसे पहले ही क्या होती है, नष्ट होती है। तो याद रखना, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में क्या होता है कि IgM एंटीबॉडी पाई जाती है, यह हम पता लगा लेते हैं कि IgM एंटीबॉडी उपस्थित है, इसका मतलब उस व्यक्ति को अभी अभी हाल ही में कोई ना कोई इंफेक्शन हुआ है। क्यों भाई, क्योंकि IgM एंटीबॉडी होती है वो सबसे पहले बनती है और सबसे पहले ही नष्ट हो जाती है। अगर वो इंफेक्शन पुराना होता तो हमें IgM एंटीबॉडी नहीं मिलती। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो ये किसकी विशेषताएं हैं, हमारी IgM एंटीबॉडी की क्या है, विशेषता। इसके बाद में आ जाओ आप चौथे नंबर पे, कौन सी एंटीबॉडी, IgD। कौन सी एंटीबॉडी, IgD। हालांकि ये IgD एंटीबॉडी होती है, ये क्या काम करती है इसका विशेष रूप से कोई ज्ञान है नहीं। कार्य है वो विशेष रूप से ज्ञात नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह किस रूप में कार्य करती है, नियामक के रूप में कार्य, मतलब बाकी जो एंटीबॉडी हैं उनको एक तरीके से कंट्रोल करने का नियामक के रूप में कार्य करती है, रेगुलेशन का कार्य करती है। कौन सी, IgD। और अब सबसे लास्ट में जो बच गई है वो है आपकी IgE। ये एंटीबॉडी भी आपको विशेष तौर से याद रखनी है। ये एंटीबॉडी आपकी IgG के समान ही दिखती है, उसके समान दिखाई देती है।
और ये एंटीबॉडी है वो आपकी क्या होती है, ताप अपघटित होती है। ताप अपघटित मतलब बाकी जो 4 एंटीबॉडी हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, ये 4 होती हैं, वो तो होती हैं आपकी ताप स्थायी, अर्थात जब उनको ताप देते हैं तो वो टूटती नहीं है। लेकिन आईजीई होती है, ये आपकी क्या होती है कि ताप देने पर ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में याद रखनी है वो ये है कि एलर्जी के समय में, एलर्जिक जो अभिक्रिया होती है उसमें कौन सी एंटीबॉडी उत्पन्न होती है, आईजीई। इसके अलावा आपको याद रखना है अस्थमा में, अस्थमा में भी कौन सी एलर्जी एंटीबॉडी उत्पन्न होती है, आईजीई एंटीबॉडी होती है, वो उत्पन्न होती है। तो ये हमने जो भी एंटीबॉडी हैं उन एंटीबॉडी की कौन कौन सी मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में बात की है। हमने 5 प्रकार की जो एंटीबॉडी हैं उनके बारे में बात की है। एक चीज आपको और बता दूं कि जो ये एंटीबॉडी होती हैं, क्या होती हैं, एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी वास्तव में आपकी किससे बनती हैं, बी लिम्फोसाइट से बनती हैं। किससे बनती हैं, बी लिम्फोसाइट। कैसे, इस बी लिम्फोसाइट से बनती है आपकी क्या, प्लाज्मा कोशिका। बी लिम्फोसाइट से क्या बनती है, प्लाज्मा कोशिका, और इस प्लाज्मा कोशिका से फिर क्या बनती है, एंटीबॉडी। तो इस कारण ध्यान रखना है आपको कि एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है यह बी लिम्फोसाइट से होता है। बी लिम्फोसाइट होता है उसी का जो परिपक्व रूप होता है, एकदम मेच्योर रूप होता है, उसे कहा जाता है आपका क्या, प्लाज्मा कोशिका। और ये जो प्लाज्मा कोशिका होती है इसी से फिर आपकी किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी वाला जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आपको एंटीजन को और एंटीबॉडी को विशेष रूप से डिटेल में बता दिया है। हमने एंटीबॉडी की संरचना और उसके प्रकारों को भी एकदम डिटेल में देखा है। बाकी आप सबको ये वीडियो है वो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।